कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। वीकली आपकी ईमेल्स के क्वेश्चंस की स्क्रूटनी में आज जो दो मुख्य प्रश्न मेरे सामने हैं, मैं आज उनकी रिप्लाई दूंगी। एक प्रश्न था एक सज्जन का, जिन्होंने ये पूछा है कि एग्जीक्यूशन पिटीशन अगर डालें तो कितना समय लगेगा, और दूसरा प्रश्न था कि मेरी इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि मेरे पास कंप्लीट पेपर्स नहीं थे। शोरूम से गाड़ी निकालने के बाद डीलर ने ये कहा था कि वो सारे पेपर्स मुझे भिजवा देंगे, किंतु पेपर्स मुझे मिले नहीं हैं, कारण लॉकडाउन है, और अब बीच में मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और मुझे अब क्लेम नहीं मिल रहा, मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया। मैं ये समझती हूँ कि लाइव शो में आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया तो वो केवल आपके प्रश्न का उत्तर होता है, किंतु उस प्रश्न से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो कानून होता है उस पर्टिकुलर मुद्दे पर मुझे वो भी एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं उन दो विषयों पर आपसे चर्चा करूंगी और आपको इसके बारे में लॉ बताऊंगी। जहाँ तक एग्जीक्यूशन पिटीशन का सवाल है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक बार ऑर्डर हो जाने के बाद सर्टिफाइड कॉपी दोनों पार्टीज को जब पहुंच जाती है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग सर्टिफाइड कॉपी, जिस दिन अपोजिट पार्टी को वो सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है बाय पोस्ट या वो खुद आकर कोर्ट में रिसीव करता है, उसके बाद से टाइम की गिनती शुरू हो जाती है और 30 डेज के अंदर अपोजिट पार्टी को अपना उस ऑर्डर का कंप्लाई करना पड़ता है। इन केस 30 डेज में वो कंप्लाई नहीं करता तो कंज्यूमर का ये राइट बनता है कि वो अपने कंप्लायंस के लिए उसी फोरम में, उसी कमीशन में आकर एप्लीकेशन डाले, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूशन पिटीशन। इससे पहले भी यदि सर्टिफाइड कॉपी अपोजिट पार्टी को मिल जाती है और कंप्लेनेंट को भी मिल जाती है, तो कंप्लेनेंट इस बीच में भी अपोजिट पार्टी को कांटेक्ट कर सकता है, उनको ऑर्डर की कॉपी भेज सकता है, उसे कंप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। यदि नहीं होती तो वो एग्जीक्यूशन पिटीशन डालेगा। एग्जीक्यूशन पिटीशन डालने पर फिर से वही सिलसिला शुरू होगा, नोटिस तो देना ही पड़ेगा अगली पार्टी को। तो कंज्यूमर फोरम क्या करेगा, रिसीव करने पर आपकी एग्जीक्यूशन पिटीशन प्राप्त होने पर कंज्यूमर कमीशन अपोजिट पार्टी को नोटिस देगा। 30 डेज का क्लियर टाइम दिया जाएगा। नोटिस सर्व होना जरूरी है, पहली बात है। यदि नोटिस वापस आ गया है अनसर्व्ड तो उसे सर्विस नहीं माना जाएगा। यदि नोटिस वापस आ गया विद नोट रिफ्यूजल तो उसको सर्व किया माना जाएगा। और यदि उस पर्टिकुलर एड्रेस पे कोई नहीं मिलता और वापस आ जाता है तो कंज्यूमर को यह भी राइट है कि वो उसी कमीशन से दस्ती नोटिस ले सकता है। दस्ती नोटिस का मतलब है कि आप हाथ से भी नोटिस ले सकते हैं, एक कॉपी अपने लिए रिसीव करवा सकते हैं और उसको जाकर अपोजिट पार्टी के एड्रेस पे सर्व करवा सकते हैं। कोई भी घर में मिलेगा, उसको सर्व करवा दीजिए और सिग्नेचर ले लीजिए। यदि वो लेने को रिफ्यूज करते हैं तो आकर कोर्ट को बताइए कि रिफ्यूज कर दिया। अच्छा हो यदि आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति हो और आप एफिडेविट दें, दूसरा व्यक्ति भी एफिडेविट दे कि मना कर दिया गया है नोटिस लेने को, इससे नोटिस सर्व हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम होता है, पहला नोटिस सर्व होना। उसके बाद यदि अगर नोटिस के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं आता तो उसे बेलेबल वारंट भेजे जाते हैं थ्रू पुलिस। पुलिस वारंट सर्व करने जाती है, वो भी उसी तरह की नोटिंग लेके आती है। सर्व किया, नहीं किया, व्यक्ति नहीं मिला या कोई भी घर में मिला उसको बता दिया गया, और फिर भी यदि कोई नहीं आता है तो फिर नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होते हैं। नॉन बेलेबल वारंट होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं आता तो फिर पुलिस को ये पार होती है कि वो जहां भी व्यक्ति मिले उसको अरेस्ट कर ले, अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लाया जाए, और ऐसी स्थिति में नॉन कंप्लायंस के लिए उसका फाइन तक की जेल भी हो सकती है यदि वो कंप्लाई नहीं करता। तो अगर किसी भी सिचुएशन में आप उसको कांटेक्ट कर ही नहीं पाते हैं तो उसको एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है, भगौड़ा जिसे कहते हैं, भगौड़ा डिक्लेयर कर देना। वो जहां भी जब भी मिलेगा सारे पुलिस स्टेशंस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और जहां भी जिसको कोई मिलेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये तो एक प्रक्रिया थी। अरेस्ट कर लिया जाए,
भगौड़ा डिक्लेयर कर दिया जाए, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। प्रॉपर्टी अटैच करके सेल भी की जा सकती है। सेल करके सेल प्रोसीड से जो कंज्यूमर का बनता है वो उसको दे दिया जाता है, बाकी रख लिया जाता है, उसको वापस लौटाया जा सकता है। ये तो प्रक्रिया थी जो नॉर्मल प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त कंज्यूमर को ये भी राइट है कि वो कमीशन के सामने ये रिक्वेस्ट करे कि उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए सर्टिफिकेट दे दे। वो सर्टिफिकेट लेकर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर वो सबमिट कर सकता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसी तरह से उस पैसे को रिकवर करेगा जैसे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को रिकवर करता है। वहाँ एक अलग प्रोसीजर है। एक बार सर्टिफिकेट ले जाने के बाद कंज्यूमर कोर्ट का उस पर कोई दखल नहीं रह जाता। कई बार कंज्यूमर्स आते हैं कि हमें बताया जाए कि वहाँ क्या हो रहा है, तो उनको वहीं पर पता करना पड़ेगा। कभी कभी कंज्यूमर कोर्ट्स मदद कर देते हैं कि उस डिपार्टमेंट से पूछ लेते हैं कि इसमें क्या हुआ, किंतु कंपल्सरी नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि वो डिपार्टमेंट कंज्यूमर कमीशन को इन्फॉर्म करे या बताए। इसलिए बेहतर होता है कि कंज्यूमर फिर अपनी इस प्रोसीडिंग्स को वहीं पर चलाए। तीसरा जो इस नए एक्ट में प्रावधान किया गया है, कंज्यूमर को ये भी राइट दिया गया है कि वो सर्टिफिकेट लेके सिविल कोर्ट से भी अपने ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करा सकता है। सिविल कोर्ट के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पुलिस का होती है और सारे सोर्सेज होते हैं, इसलिए उसको अब सिविल कोर्ट में भी इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। तो कितना समय लगेगा अब आप देख लीजिए। समय कितना लगेगा, नोटिस होने में कितना समय लगता है, आगे वारंट भेजने में कितना समय लगता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी कितनी तत्परता से आपका काम चल सकता है और कैसे कैसे सर्व होता है। इसलिए समय सीमा तो नहीं बताई जा सकती, किंतु मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। इस प्रोसीजर को स्पीड अप करने के लिए आप यदि मदद कर सकते हैं तो आप पुलिस के साथ भी जा सकते हैं, दस्ती नोटिस भी ले जा सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्कर भी लगा सकते हैं। ये अब आप पर निर्भर करता है कि कितना समय लगे। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। इन सज्जन का जो केस था, इन्होंने ये कहा कि मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली, परमिट नहीं मिला या कुछ ऐसी बात कही थी, किंतु मैं पूरे फैक्ट्स उनके डिटेल्स तो नहीं देख पाई हूँ, ना मैं पेपर देख पाई हूँ, ना ही मुझे कोई इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्शन में क्या रीज़न लिखा। जब तक सामने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तब तक हम उस तरह की एडवाइस नहीं दे सकते कि आप क्या करो, किंतु ऐसी परिस्थितियां होती हैं और इन परिस्थितियों में कंज्यूमर को क्या करना चाहिए ये मैं ज़रूर बता सकती हूँ, और क्या चीज़ें उनके हक में जाती हैं, क्या उनके हक में नहीं जाती, ये मैं अवश्य बताऊंगी। देखिए प्रक्रिया क्या होती है। आप डीलर से अपना व्हीकल खरीदते हैं, जो भी शोरूम होता है आपकी गाड़ी वहाँ से निकलती है, तो उस समय जो अमूमन प्रैक्टिस है वहीं शोरूम में ही इंश्योरेंस वाले भी बैठे होते हैं और तुरंत आपका इंश्योरेंस कर देते हैं। आपको प्रपोजल फॉर्म भरवा लेते हैं, आपसे चेक ले लेते हैं और ये कहा जाता है कि इंश्योरेंस आपको बाद में मिल जाएगी। तो इसमें एक तरह से प्रपोजल फॉर्म भरते ही, चेक देते ही, और याद रखिए चेक के क्लियर होते ही, चेक डिसऑनर नहीं होना चाहिए। क्लियर चाहे इंश्योरेंस कंपनी कभी भी करवाए, वो अपने पास रखे रहे, देर लगाए, जो भी हो, एक ही शर्त है कि आपका चेक अगर डाल दिया है तो डिसऑनर नहीं होना चाहिए, ऑनर हो जाना चाहिए। तो समझ लीजिए आपका प्रीमियम पे हो गया। प्रीमियम पे हो गया तो आपकी इंश्योरेंस शुरू हो गई। दस्तावेज आपको कभी भी मिले, लेट होते हैं और आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप ले लेते हैं, और आजकल तो नेट पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपके पास वो दस्तावेज जरूरी होना नहीं है, किंतु प्रीमियम आपका दे दिया जाना वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आरसी के लिए भी डीलर के पास अरेंजमेंट होता है कि आपकी आरसी हम दिलवा देंगे, उसलिए जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वो चार्ज कर लेते हैं और आरसी की भी व्यवस्था उनके पास होती है। और अगर आपने उनको दायित्व दे दिया आरसी बनवाने का तो एक स्लिप देते हैं, जो स्लिप आपके पास रहेगी वो 3 महीने तक वैलिड होती है। जब तक वो आरसी आपके पास नहीं आती, 3 महीने का समय होता है कि आरसी आपको 3 महीने में मिल जाएगी, और जब तक वो नहीं आती तब तक वो कागज आपका वैलिड रहता है, तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। तीसरा डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। वो कंपनी देखती है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं जब आपको क्लेम दिया जाता है। तो और ड्राइव कौन कर रहा था,
ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो जब कभी कोई रिजेक्ट करता है इन बातों को लेकर इंश्योरेंस कंपनी, तो रिजेक्शन सही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास प्रपोजल फॉर्म है जिसमें आपने चेक अटैच कर दिया, चेक का नंबर होगा। अगर उन्होंने चेक रियलाइज करवा लिया है तब तो कोई सवाल ही नहीं है रिजेक्ट करने का कि हम उनके पास दस्तावेज नहीं है, इंश्योरेंस उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। अगर उन्होंने चेक अपने पास ही रखा है, डिसऑनर नहीं हुआ, तो भी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको टाइम से डालना चाहिए, आपने तो अपनी तरफ से दे दिया। इस बीच में अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी की शर्तें हैं कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जब कोई व्यक्ति चला रहा है तो वैलिड लाइसेंसधारी होना चाहिए, आपका एक्सपायर नहीं हो गया ना चाहिए। यहाँ एक और बात बता दें कि यदि आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रही हूँ, अगर वो एक्सपायर हो गया और आपने एक्सपायरी से पहले ही उसके रीन्यूअल की एप्लीकेशन लगा दी है और वो दस्तावेज भी आपके पास है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास है जिसमें आपने रीन्यूअल के लिए लगा दी है, तो वो भी आपका वैलिड होगा टिल आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस मिले। तो यहाँ भी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अब इन सज्जन का कोई परमिट की बात थी जो मुझे समझ में नहीं आई है कि परमिट उनको किससे लेना था, वो एक अलग इशू था। यदि तो उसमें मैं कोई सजेशन नहीं दे सकती, किंतु परमिट भी अगर कहीं उन्होंने दायित्व दे रखा था डीलर को या कुछ, मुझे नहीं पता है कि डीलर परमिट भी दिलवाते हैं या नहीं, किंतु अगर किसी ने को आपने परमिट के लिए अप्लाई कर रखा है और अप्लाई करने की वो रसीद भी आपके पास है और ड्यू टू लॉकडाउन, जैसा उन्होंने बताया लॉकडाउन के कारण दस्तावेज नहीं मिले, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के प्रोसीजर में बहुत सारे सर्कुलर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी निकाले हैं, टाइम लिमिटेशन बढ़ा दी गई है, न भी बढ़ाई हो तो भी वो स्लिप आपके काम आएगी यदि आपने परमिट के लिए भी अप्लाई कर रखा है। तो मेन चीज़ ये है कि जो भी प्रोसीजर के लिए आपके लिए करणीय था, आपको करना था, आपने सब कर दिया, अब दस्तावेज किसी डिपार्टमेंट से नहीं आए तो इसमें आपका दोष नहीं बनता, इसलिए आप इसको कंटेस्ट कर सकते हैं, क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास केवल 2 ही प्रश्न थे, जो बहुत क्रूशल इस तरह के प्रश्न होते हैं जिनके आसपास की सारी चीज़ों को बताने की आवश्यकता होती है। मैं उन प्रश्नों को लूंगी और लेती हूँ, और मैंने जैसे आपको शेड्यूलिंग अपनी बता रखी है कि कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन क्या करेगा। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन संडे को यदि लाइव चैट करता है, उससे जो निकले हुए प्रश्न होते हैं उनको स्क्रूटनाइज करके जो अच्छे प्रश्न होते हैं जिनके आसपास की बातें भी बताने की आवश्यकता होती है और जिसमें सारे कानूनी दावपेच होते हैं, मैं उनको बताऊंगी। तो आज का मेरा ये था प्रश्नों का उत्तर। ये हम हर बुधवार को लगाएंगे और हर शुक्रवार को एक नए विषय पर आपको वीडियो मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। बने रहिए हमारे साथ, अगले नए इशू के साथ हम फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।